Good morning, girls. We are read BSc second year, paper third, ecology and biostatics. Unit second, chapter ecological pyramid. पारिस्थितिकी स्तूप। हम पारिस्थितिकी स्तूप को समझेंगे, पढ़ेंगे। सबसे पहले जानते हैं इसकी परिभाषा। तो स्तूप का मतलब पिरामिड, आप इंग्लिश वर्ड से बढ़िया समझेंगे। पिरामिड, पिरामिड जानते ही हो, है ना, जिसका आधार चौड़ा होता है और टॉप सकड़ा होता है, ठीक है ना, मतलब नीचे से ऊपर तक वह उसका साइज घटती हुई जाती है, इसको पिरामिड बोलते हैं अपन। चूँकि इस प्रकार का पिरामिड इकोलॉजी के संदर्भ में बनाया जाएगा, इसलिए इसको इकोलॉजिकल पिरामिड नाम दिया गया। अब ये जो पिरामिड है, इस पिरामिड में इकोलॉजिकल संदर्भ में कैसे बनेगा, तो हमने इकोलॉजी में फूड चेन के अंतर्गत ट्रॉपिक लेवल पोषण स्तरों को अध्ययन किया है। तो ये पोषण स्तर है, ये पोषण स्तरों का एक दूसरे से संबंध करते हुए जो आलेखित निरूपण करेंगे वह पारिस्थितिक स्तूप कहलाएगा। अतः परिभाषा बन जाएगी अपनी, पारिस्थितिक तंत्र में पोषण स्तरों के पारस्परिक संबंधों का आलेखित निरूपण पारिस्थितिक स्तूप कहलाता है। समझ रही हो ना लड़कियों मेरी बात? पारिस्थितिक तंत्र में जो पोषण स्तर होते हैं उनके पारस्परिक संबंधों का कैसे, जैसे प्रथम पोषण स्तर है, प्रथम पोषण स्तर है जैसे घास के मैदान, घास, तो उसको आधार मान लेंगे अपन, ठीक है। फिर घास को खाने वाले पौधों को हम घास को खाने वाले जीवों को हम शाकाहारी, जो कि पोषण स्तर T2 ट्रॉपिक लेवल T2 होता है, उसको उसके ऊपर मान लेंगे। फिर उसको खाने वाले मांसाहारी जो है जैसे T3, उसको उसके ऊपर मान लेंगे। इस प्रकार क्रम बाय अपन एक के ऊपर एक जमाते जाते हैं और आलेखित निरूपण प्राप्त होगा, वह पारिस्थितिक स्तूप कहलाएगा। क्योंकि ये असेंडिंग ऑर्डर, विभिन्न आधारों पर असेंडिंग ऑर्डर भी हो सकता है और डिसेंडिंग ऑर्डर भी हो सकता है, जिसको आगे हम समझेंगे। अतः परिभाषा स्पष्ट है, पारिस्थितिक तंत्र में पोषण स्तरों के पारस्परिक संबंधों का आलेखित निरूपण पारिस्थितिकी स्तूप कहलाता है, ठीक है। चार्ल्स एल्टन ब्रिटेनियन था, इसने 1927 में सबसे पहले पारिस्थितिकी स्तूप के बारे में बताया था। इसलिए इकोलॉजिकल पिरामिड को एल्टोनियन पिरामिड भी कहते हैं, ठीक। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड। टाइप्स ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड, इस प्रकार के पिरामिड 3 प्रकार के होते हैं। पारिस्थितिक स्तूप के प्रकार, इस प्रकार के पिरामिड कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कौन कौन से? जीवों की संख्या के पिरामिड, जीवों की संख्या के पिरामिड। सेकंड है जीवभार के पिरामिड,
और थर्ड है ऊर्जा के पिरामिड, पिरामिड ऑफ एनिमल्स नंबर, पिरामिड ऑफ बायोमास, पिरामिड ऑफ एनर्जी। ओके, अब सबसे पहले हम देखते हैं जीवों की संख्या के पिरामिड, संख्या के आधार पर। ठीक है ना, तो बहुत स्पष्ट है, आप समझने के लिए देखो। पारिस्थितिक तंत्र में विभिन्न पोषण स्तरों को अपन ने पढ़ा है। ठीक है, अब ये विभिन्न पोषण स्तर जैसे T1, T2, T3, T4, इन पोषण स्तरों में जीवों की संख्या कितनी कितनी होती है, लगभग किसमें ज़्यादा होती है किसमें कम होती है, ये अपन को देखना है। ठीक है, तो इस आधार पर जो पिरामिड बनाए जाते हैं वह जीव संख्या के पिरामिड कहलाते हैं। तो इसकी डेफिनेशन होगी, जब पारिस्थितिकी तंत्र में विभिन्न पोषण स्तर जैसे उत्पादक, उपभोक्ता आदि को जीवों की संख्या के आधार पर बनाए जाने वाले पिरामिड जीव संख्या के पिरामिड कहलाते हैं। घास स्थल, वन प्रदेश और तालाब, इनका जो पारिस्थितिकी तंत्र होता है, घास स्थल पारिस्थितिकी तंत्र, वन प्रदेश पारिस्थितिकी तंत्र, तालाब का पारिस्थितिकी तंत्र, इनमें जीवों की संख्या के आधार पर जो पिरामिड बनाए जाते हैं वह ऑलवेज, हमेशा अपराइट, सीधे होते हैं। क्यों होते हैं ये भी मैं तुम्हें बताऊंगा। आइए देखते हम इन पिरामिड के माध्यम से। ठीक है, संख्या के आधार पर पिरामिड है ये, जीव संख्या के आधार पर पिरामिड। सबसे पहले फॉरेस्ट सिस्टम पिरामिड देखते हैं। अब वन पारिस्थितिकी तंत्र में हम सब जानते हैं सबसे ज़्यादा संख्या किसकी होती है, ग्रास की, ट्री की, प्रोड्यूसर की, इन्हीं की होती है। तो सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल कौन घेरेंगे पिरामिड का, यही घेरेंगे। तो ये बिल्कुल बॉटम पे आधार पे आ जाएंगे। अब इनसे कम संख्या होती है इनको खाने वालों की, यानी कि प्राइमरी कंज्यूमर की, रेबिट, रेट, डियर वगैरह, है ना, खरगोश, कछुआ, हिरन वगैरह। तो ये सेकंड नंबर पे इसके ऊपर आएंगे। अब इनको खाने वाले जो सेकेंडरी कंज्यूमर होते हैं, जिनको हम मांसाहारी भी बोलते हैं, ये इनके ऊपर आएंगे, भेड़िया वगैरह, सिप वगैरह। अब इनको भी खाने वाले टर्सरी कंज्यूमर T4 जैसे लोयन वगैरह, ये और कम होंगे, इनसे भी कम होंगे। तो ये सबसे टॉप पे आएंगे। तो इस पिरामिड से हमें पता लग रहा है कि सबसे ज़्यादा संख्या किसकी है, प्रोड्यूसर की, फिर किसकी है, प्राइमरी कंज्यूमर की, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर की, और फिर टर्सरी कंज्यूमर की। इस प्रकार से ये फॉरेस्ट सिस्टम का पिरामिड बन जाता है संख्या के आधार पर। सेकंड देख ले, पॉन्ड सिस्टम पिरामिड, तालाब पारिस्थितिकी तंत्र में। तो सबसे ज़्यादा वहाँ पे ग्रीन प्लांट्स के साथ एल्गी वगैरह ये होती है संख्या में। तो सबसे ज़्यादा मात्रा में प्रोड्यूसर होते हैं, उनको खाने वाले प्राइमरी कंज्यूमर फिश, रोटिफर्स वगैरह उससे कम होते हैं। फिर इनको खाने वाले सेकेंडरी कंज्यूमर वाटर बीटल, कार्निवर्स फिशेज, ये और कम होती है, और बिग फिशेज सबसे कम होती है। तो इस प्रकार संख्या के आधार पर वन पारिस्थितिकी तंत्र का, तालाब पारिस्थितिकी तंत्र का, घास स्थल का पिरामिड हमेशा सीधा होता है। लेकिन वृक्ष पारिस्थितिकी तंत्र का पिरामिड उल्टा होता है। अब ये कैसे देखते हैं। ठीक है, ट्री क्या है, एक ही है। पेड़ कितने होते हैं, एक ही पेड़ है, मान ले एक वृक्ष के ले एक ही पेड़ है। उस पर आश्रित रहने वाली बर्ड से पक्षी, वह पेड़ से तो ज़्यादा होंगे ना, एक पेड़ पे एक से ज़्यादा पक्षी बैठते होंगे ना, बैठते कि नहीं बैठते।
तो ट्री ट्री के लिए कम एरिया है इस पिरामिड में, बर्ड के लिए ज़्यादा है। अब इन बर्ड के एक बर्ड पर दो दो भी बग और लीक होती होगी, तो कम से कम बर्ड से तो ज़्यादा ही है बग और लीक। इनके पंखों में इनमें लगने वाले कीड़े, लीक यानी जिसको अपने अपने हाड़ौती भाषा में जू बोलते हैं, जू का छोटा रूप, उसको लीक बोलते हैं, ठीक है ना। और टर्सरी कंज्यूमर यानी इनके ऊपर और बैक्टीरिया फंजाई वगैरह लग जाती है, वह और कम से कम इनसे तो ज़्यादा ही रहती है, ठीक है ना। बैक्टीरिया तो हर जीव में ज़्यादा ही रहते हैं। तो वृक्ष पारिस्थितिकी तंत्र का पिरामिड हमेशा उल्टा बनेगा, ठीक है। वृक्ष एक होगा, उस पर एक से ज़्यादा बर्ड होंगे, उन पर एक से ज़्यादा बग लीकेज होगी और उससे ज़्यादा उनमें बैक्टीरिया फंजाई होंगे, ठीक है। तो ये जीव संख्या के आधार पर इस प्रकार पिरामिड था। सेकंड है जेउबार के पिरामिड। जेउबार यानी एक जीव में सजीव पदार्थ की कितनी मात्रा है, एक जीव में सजीव पदार्थ की कितनी मात्रा है, वो उसका जेउबार कहलाता है, ठीक है। तो पारिस्थितिकी तंत्र में विभिन्न पोषण स्तर होते हैं। उन पोषण स्तरों में पाए जाने वाले जीव, उनके जीवभार के आधार पर बनाए गए आलेख जीवभार के पिरामिड कहलाते हैं। होते हैं विभिन्न पोषण स्तर, उनमें जीव भी पाए जाते हैं, और जीव पाए जाते तो उनमें जीवभार भी होता है, तो उस आधार पे जो आलेख बनता है वह जीवभार के पिरामिड कहलाते हैं, ठीक है ना। लड़की सुश्री कैसे दिखा रही है, थोड़ा अलर्ट होके सुनोगे निश्चित रूप से समझ में आएगा, ठीक है ना। हाँ, बिल्कुल क्लास के जैसे, ओके। घास स्थल व वृक्ष का पारिस्थितिकी तंत्र जेउबार के आधार पर हमेशा सीधा बनता है। घास स्थल का, वृक्ष पारिस्थितिकी तंत्र का कैसे। घास स्थल में अपन ग्रास का जाते हैं तो ग्रास का जेउबार हमेशा ज़्यादा होता है, ठीक है ना। उसके ऊपर पलने वाले रेबिट, रेट वगैरह, इनका जेउबार कम होता है। कितना सा वजन होता है रेबिट में, रेट में, इनमें, हाँ, चूहों में, उनमें रेबिट्स में। इन पर पलने वाले स्नेक, बर्ड, इंसेक्ट होते हैं, फिर इनमें कितना वजन होता है, कितना जेउबार होता है इनमें, ठीक है ना। तो सबसे ज़्यादा जेउबार घास स्थल में, ग्रास में, फिर उससे कम प्राइमरी कंज्यूमर हर्बीवोरस में, फिर उससे कम कार्निवोरस टर्सरी कंज्यूमर में। इसी प्रकार वृक्ष वृक्ष यहाँ पर वृक्ष पारिस्थितिकी तंत्र का सीधा बनेगा। पता है आपको पूरे ट्री में कितना वजन निकलेगा, सबसे ज़्यादा, इस वजह से ट्री यहाँ पे आधार पे आ जाएगा। हमेशा ट्री के वजन से उस पे पलने वाले पक्षी का वजन कम ही होगा, ठीक है। और उस पक्षियों से फिर बग, लीक वगैरह का वजन कम ही होगा, जेउबार कम ही होगा। अतः जेउबार के आधार पर घास स्थल का पारिस्थितिकी तंत्र और वृक्ष का पारिस्थितिकी तंत्र सीधा होता है, ठीक है। अब हम देखते हैं जेउबार के आधार पर तालाब पारिस्थितिकी तंत्र का जेउबार ये उल्टा बनता है। एलगी वगैरह काय होती है, वह काय लगी रहती है हरी हरी सी, कितना वजन होता है उसमें, ना के बराबर। इसलिए यहाँ पर एलगी जो प्रोड्यूसर है वह नीचे नीचे तो क्या वहाँ भी आते थे, लेकिन यहाँ पे उल्टा बनते हुए नीचे आएगा, ठीक है। फिर उस पे पलने वाली पीसेज, रोटीपर्स का वजन उससे ज़्यादा होता है, तो प्राइमरी कंज्यूमर उसके ऊपर। और बड़ी मछलियों में वजन ज़्यादा होता है, उसका जेउबार ज़्यादा होता है, इसलिए ये सबसे ऊपर आएंगी। अब देखते हैं हम ऊर्जा का पिरामिड। तो ऊर्जा का पिरामिड पारिस्थितिकी तंत्र में समुदायों की कार्यात्मक भूमिका को स्पष्ट करता है, चित्रण करता है। ऊर्जा का पिरामिड कि किस प्रकार कार्य किया जाता है समुदायों में, स्पष्ट करता है, ठीक है ना। पारिस्थितिकी तंत्र में विभिन्न पोषण स्तर में पाए जाने वाले जीव होते हैं, वो ऊर्जा के आधार पर बनाए गए आलेख ऊर्जा पिरामिड कहलाते हैं।
पारिस्थितिक तंत्र में विभिन्न पोषण स्तर होते हैं, उनमें विभिन्न प्रकार के जीव पाए जाते हैं। तो उन जीवों की ऊर्जा के आधार पर जो आलेख बनता है वो ऊर्जा पिरामिड कहलाता है। ठीक है। और ऊर्जा के पिरामिड कोई सा भी पारिस्थितिकी तंत्रों हमेशा कैसे बनेंगे? सीधे बनेंगे। क्यों बनेंगे सीधे? ये पहले आप पढ़ चुके हो, फिर मैं बता देता हूँ। क्योंकि जब एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में ऊर्जा का स्थानांतरण होगा तो केवल 10% ही होगा। तो इससे ये तो स्पष्ट हो ही रहा है कि पहले वाले में 100% ऊर्जा है, दूसरे में तो उसकी 10% ही जा रही है। तो पहले वाले में ज़्यादा रहेगी, कम रहेगी? ज़्यादा रहेगी। ठीक है ना। तो केवल ऊर्जा का दूसरे पोषण स्तर में 10% ही स्थानांतरण होता है, अतः विभिन्न पोषण स्तरों में ऊर्जा क्रमिक रूप से 10% कम होती जाती है। तो T1 हर प्रोड्यूसर है, इसमें 100% ऊर्जा है, तो T2 में अरबी ओरस में 10% ही आएगी। T3 में 0.1% रह जाएगी, T4 में 0.01% रह जाएगी। इस प्रकार ऊर्जा घटती जाती है तो पिरामिड का आकार भी घटता जाता है। इस प्रकार ऊर्जा के पिरामिड हमेशा सीधे बनते हैं। ठीक है। इस प्रकार गर्ल्स अपना ये चैप्टर खत्म होता है इकोलॉजिकल पिरामिड का। अब इस यूनिट में केवल एक दिन का पार्ट बचा है, इसी के साथ 2 यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। वह लास्ट टॉपिक है अपना, क्या था लास्ट टॉपिक? इकोलॉजिकल निकेत। ठीक है ना। इसी के साथ अपना ये कंप्लीट हो जाएगा। अच्छी तरह से पढ़ो, नोट्स को सक्सेस पाओगे। थैंक यू।